गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना इन्फ्लेशन का टॉपिक चल रहा है। लास्ट क्लास के अंदर अपने जो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में मुद्रा प्रसार के कौन कौन से कारण हैं कि किन किन कारणों से भारत में मुद्रा प्रसार है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो अपने को देखने को मिलती है, वो अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज इसका ले रहे हैं अपन मेजर्स टू चेक पब्लिक कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने या रोकने से रिलेटेड कौन कौन से जो उपाय हैं वो अपने द्वारा किए जा सकते हैं या किसी भी इकोनॉमी के अंदर किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले जो दो पॉलिसीज है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहला इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी इसके अंदर फिजिकल पॉलिसी। तो सबसे पहले तो अपन मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस करके, कुछ से परिवर्तन करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो पार्ट है वो ले रहे हैं इसके अंदर मॉनेटरी मेजर्स। यानी मौद्रिक उपाय। मॉनेटरी मेजर्स का मतलब यहाँ पे ऐसे उपाय जिसके द्वारा अपन इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में परिवर्तन करके। अब सबसे पहले अपने को बेसिकली ये पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। देश के अंदर जो मनी और क्रेडिट मनी उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है या उसका एक्सपेंशन करती है, वो पॉलिसी क्या कहलाती है? मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी में परिवर्तन के द्वारा अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर है वो, इसके अंदर अपन लिख सकते हैं बेटा कि रिडक्शन इन मनी सप्लाई। देखिए, इन्फ्लेशन का एक कोजेस ये माना जाता है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर यदि इनफ्लो ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसकी प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। क्योंकि इनफ्लो ऑफ मनी से क्या होगा कि जो लोग हैं, जो जनता है, पब्लिक है ना, उनके पास क्या आएगी? मनी बढ़ेगी बेटा। यानी उसके बाद जो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। परचेजिंग पावर जब इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन के अंदर वो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे, और जब गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है उसकी सप्लाई से यदि ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसकी प्रॉब्लम को अपन फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। यदि उसकी जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको नियंत्रित कर दिया जाए, कुछ हद तक उसको कम कर दिया जाए, तो उस कंडीशन के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें कमी की जा सकती है। यानी एकदम अर्जेंट या इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर ही अपने मनी सप्लाई करें, यानी मनी सप्लाई को एज ए टूल न बनाकर उसके अंदर जब एक रिक्वायरमेंट हो और अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो, उसी कंडीशन में यदि सप्लाई की जाए तो अपन इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसे पहले वाले क्लास में बताया था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग इसी का ही पार्ट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है कि जो बजट घाटा है, यानी बजट की जो डेफिसिट उसको पूरा करने के लिए मनी की सप्लाई है वो बढ़ा दी जाती है, तो उससे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जो है वो अपने को क्रिएट होती है, देखने को मिलती है। तो पहला इसके अंदर मॉनेटरी मेजर्स के अंदर जो अपनी सप्लाई है उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसमें कुछ कमी करके उसके कुछ परसेंट को रोक कर अपन इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेकंड इसके अंदर एक तो मनी सप्लाई आ गया, और सेकंड इसके अंदर क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा, दूसरा इसमें क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दोनों ही प्रकार की यानी मनी और क्रेडिट मनी की जो सप्लाई है उसको बड़ा कंट्रोल किया जाता है। अब क्रेडिट मनी का मतलब है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक है वो यदि लोन प्रोवाइड करवाते हैं, यदि वो लोन की मात्रा बढ़ा दी जाती है, क्वांटिटी ऑफ लोन या लोन की जो ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि लोन सस्ते होने पर ज़्यादा इसके अंदर लोग लोन लेंगे, और वो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों टाइप के हो सकते हैं। यदि अनप्रोडक्टिव वे के लिए अगर लोन लिया गया है, यदि अनप्रोडक्टिव जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए लोन लिया गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर
जो लोन है उससे किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर ये है कि क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा भी अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्रेडिट कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, यानी क्रेडिट कंट्रोल है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। और वो इस प्रकार की जो पॉलिसीज है वो इसके अंदर लगाता है, जिसके अंदर देखिए बैंक रेट है, बैंक रेट्स बेटा आपको वैसे तो पता ही है कि बैंक रेट्स वो रेट होती है जिसके ऊपर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है, इसके अंदर लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या इसकी जो फर्स्ट एज जो सिक्योरिटीज होती है उसको डिस्काउंट करता है, यानी उसको भुनाने का कार्य करता है। यदि रिजर्व बैंक बैंक रेट को यदि इंक्रीज कर देता है, ऐसी कंडीशन के अंदर कॉमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक से लोन लेना कम कर देंगे, क्योंकि लोन महंगे हो जाएंगे, और महंगे लोन होने की वजह से उस कंडीशन के अंदर लोन की मात्रा है उसको घटा देंगे। क्योंकि जब कॉमर्शियल बैंक है वो यदि हायर रेट पर लोन लेते हैं तो हायर रेट पर प्रोवाइड करवाएंगे, और यदि हायर रेट पर लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी जो उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड या मान लीजिए अपनी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने से रिलेटेड यदि लोन लेना चाहता है, वो उस आइडिया उस विचार को उस अपने प्रोग्राम को एक बार पोस्टपोन कर देगा, तो उससे अपना जो क्रेडिट कंट्रोल है वो हो सकता है इसके अंदर। सेकेंड है इसके अंदर रिडक्शन इन सीआरआर के द्वारा, है ना। चलिए रिडक्शन से तो बड़ा ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, चेंज इन सीआरआर। थर्ड इसके अंदर आएगा चेंज इन एसएलआर। तो जो सीआरआर और एसएलआर है बेटा उसके अंदर चेंजेस करके भी क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है। सीआरआर यानी केस रिजर्व रेशियो। केस रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जितनी भी जो कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट्स है, डिमांड डिपॉजिट्स है, उसका 1% रिजर्व बैंक के पास रखना होता है कॉमर्शियल बैंक को, तो वो क्या कहलाती है, सीआरआर कहलाती है। यदि सीआरआर की रेट बढ़ा दी जाए तो उस कंडीशन के अंदर जो कॉमर्शियल बैंक है उनको अपनी जो डिपॉजिट्स है उसका एक बड़ा पार्ट है वो रिजर्व बैंक के पास एज ए डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ेगा, और जब वो इसकी एक बड़ी अमाउंट डिपॉजिट के रूप में रखेगी तो उतनी अमाउंट की जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिपॉजिट की अमाउंट है वो तो रिजर्व बैंक के पास चलेगी, तो इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड इसमें दे रखा है चेंज इन एसएलआर। अब एसएलआर भी उसी तरह से जिस प्रकार से अपना ये सीआरआर है, यानी एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी जो बैंक है उनको अपनी डिमांड डिपॉजिट का एक पार्ट अपने खुद के पास अपने स्वयं के पास एक डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ता है, रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, वो होता है एसएलआर। यदि एसएलआर की रेट को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो बैंक है उनके द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो इसके अंदर जो अपनी क्रेडिट पॉलिसीज है या क्रेडिट कंट्रोल है जिसमें बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर इनको चेंज करके इसको बढ़ाकर इसकी जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा भी किया जा सकता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि जो लोन है, यदि लोन की जो प्रोवाइड किए जाते हैं कॉमर्शियल बैंक द्वारा, यदि उसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को यदि परिवर्तित कर दिया जाए, यानी जो कॉमर्शियल बैंक है उसी पर्पज से लोन प्रोवाइड करवाएंगे जो नॉर्मली किसी प्रकार के प्रोडक्शन से रिलेटेड है या गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई से रिलेटेड है, या मान लीजिए कंजम्पशन की जो क्षेत्र है या एरिया, इसके अंदर जो एरिया है उसके अंदर, या मान लीजिए सेक्शन की जो एक पार्ट है, उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, यदि कंजम्पशन की फील्ड के अंदर इन्फ्लेशन की स्थिति है तो उस कंडीशन के अंदर जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे, जो कंजम्पशन से रिलेटेड जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं उसको बढ़ा देंगे।
इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ जो गुड्स है यानी कंज्यूमेबल गुड्स है वो बढ़ेगी, और सप्लाई ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अपने पार्ट लिए जिसके अंदर मॉनेटरी मेजर्स के अंदर एक तो रिडक्शन मनी सप्लाई और दूसरा क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब जो कॉमर्शियल बैंक द्वारा जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं यदि उसकी मात्रा को कम कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, तो जो इन्फ्लेशन है उसको कम किया जा सकता है। इसके अंदर कुछ पॉइंट अपन ने लिए कि इसके अंदर क्रेडिट कंट्रोल है वो बैंक रेट को चेंज करके, सीआरआर में चेंज करके, एसएलआर में चेंज करके, या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और भी इसके अंदर कुछ मेजर्स हैं, लेकिन इसका बेसिकली अपने इतने इसके अंदर ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सेकेंड इसके अंदर मॉनेटरी मेजर्स के बाद में नेक्स्ट आता है इसमें फिस्कल पॉलिसी। इसके अंदर बड़ा जो सेकंड पार्ट लिया अपने कि फिस्कल मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी राजकोषीय यानी फिस्कल पॉलिसी के द्वारा अपन उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो जितने भी रिवेन्यू, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पब्लिक डेब्ट्स है, बजट से रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो फिस्कल पॉलिसीज का पार्ट होता है। इनके अंदर परिवर्तन करके इनके द्वारा भी अपन जो मॉनेटरी का जो इन्फ्लेशन है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो फिस्कल मेजर्स है उसके अंदर भी अपन कुछ पॉइंट ले रहे हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट अपना वो अपना है इसमें इंक्रीज इन टैक्सेज। टैक्सेस को बढ़ाने से भी जो इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब टैक्सेस भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे जो टैक्सेस का मतलब है वो डायरेक्ट टैक्स है। यदि अपन डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स की रेट बढ़ा देंगे या जो एग्जम्पशन की लिमिट है उसको रिड्यूस कर देंगे, ऐसी कंडीशन के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो इसके अंदर जो जिनकी जो बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट से यदि इनकम ज़्यादा है, उस कंडीशन के अंदर उनको ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर जितना उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया है उतना आउटफ्लो ऑफ मनी होगा, यानी जो मनी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और उससे उनकी परचेजिंग पावर कम होती है, तो उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहला तो इसके अंदर अपना इंक्रीज इन टैक्सेस। सेकेंड इसके अंदर अपना है इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट्स। इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट्स का मतलब कि सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के द्वारा। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय जो सरकार है सॉरी, उसके द्वारा टाइमली कई प्रकार के ऐसे बॉन्ड्स और जो सिक्योरिटीज है वो इश्यू की जाती है जिसके अंदर अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि पब्लिक डेब्ट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, सार्वजनिक ऋणों को बढ़ा दिया जाता है, यदि सरकार इस प्रकार के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज लेके आती है जिसके द्वारा पब्लिक को इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है इन प्रकार के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि यदि इस प्रकार की जो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज है वो सेंट्रल बैंक इश्यू करेगा तो ऐसी स्थिति के अंदर जो लोगों की जो एक्स्ट्रा जो लिक्विडिटी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, और इससे क्या होगा, आउटफ्लो मनी है यानी जो पब्लिक है या जो जनता है अपनी जो प्रेजेंट जो रिक्वायरमेंट है उसको छोड़कर उसकी जगह अपना जो अमाउंट है, जो उसके पास लिक्विडिटी का अमाउंट है, वो इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर जो परचेजिंग पावर कम होने से, उनकी रिक्वायरमेंट कम होने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर बैलेंस्ड बजट। यानी संतुलित बजट बनाकर भी इसको नियंत्रित किया जा सकता है। फिस्कल पॉलिसी का एक कंपोनेंट है वो है अपना बजट। बजट अपने जो इसके अंदर अपनी डेवलपिंग कंट्रीज है उनका जो बजट है वो नॉर्मली डेफिसिट का देखने को मिलता है, और डेफिसिट का जो बजट है उसको कंट्रोल करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है, यानी एक्स्ट्रा जो मनी है वो इश्यू की जाती है।
यदि बजट के अंदर डेफिसिट नहीं होगी तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो अपना इन्फ्लेशन है उसको काफ़ी हद तक अपन नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब बैलेंस बजट होगा तो डेफिसिट को पूरा करने के लिए किसी प्रकार की जो एक्स्ट्रा मनी है डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंतर्गत सरकार को इश्यू नहीं करनी पड़ेगी, केंद्रीय बैंक को नहीं करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो अपनी इन्फ्लेशन है उसके ऊपर काफ़ी कुछ हद तक अपन उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट अपना एनकरेजमेंट ऑफ सेविंग। यानी बचतों को प्रोत्साहन देके भी अपन उसको नियंत्रित कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। यानी यदि देश के अंदर बैंकिंग सेक्टर है या बैंकिंग की जो ब्रांचेज है वो मान लीजिए उसका एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, अलग अलग छोटी छोटी जगहों पर यदि ब्रांचेस खोलते हैं, उसके बाद में जो छोटी छोटी बचत है यानी जो सेविंग्स के अमाउंट है उनको अपन एनक्रीज करके प्रोत्साहित करके रेट बढ़ाकर और कोई अपनी इस प्रकार की जो योजनाएं चलाकर उसके द्वारा जो जनता के पास जो अतिरिक्त धन है यानी जो सरप्लस के अंदर जो मनी है उसको अपन डिपॉजिट करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए पब्लिक के पास, जनता के पास एक्स्ट्रा जो सरप्लस के अंदर मनी होगी तो उससे क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे और डिमांड करने से सीधी सी बात है कि उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा और सप्लाई की कंपैरिजन में, और जब डिमांड फैक्टर इंक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसकी प्रॉब्लम है वो जनरेट होती है। तो इसके अंदर उनकी जो सेविंग्स है, छोटी छोटी जो सेविंग्स के अमाउंट है, यदि उनको बैंकिंग सेक्टर के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा यदि अपनी अलग अलग स्कीम के द्वारा डिपॉजिट कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी एक्सपेंडिचर करती है, जिसमें पुल है, सड़क निर्माण है, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है ना, हेल्थ से रिलेटेड जैसे मेडिकल है, एजुकेशन है, इस प्रकार के बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट करती है। यदि गवर्नमेंट के द्वारा इन प्रकार के एक्सपेंडिचर को नियंत्रित कर दिया जाए या उसमें कुछ रिडक्शन कर दी जाए या उसमें कुछ कमी कर दी जाए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये इस प्रकार के एक्सपेंडिचर है जिसमें किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होता लेकिन कुछ प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हेल्प करने के लिए भी ये एक टाइम के बाद में प्रोडक्शन के अंदर उसका बेनिफिट है वो मिल पाता है। इतने टाइम उस इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसकी प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। तो यदि इस प्रकार के एक्सपेंडिचर को यदि कम कर दिया जाएगा तो लोगों को जो इनकम का सोर्स है वो उतना नहीं मिल पाएगा जितना उसके अंदर इन एक्सपेंडिचर को करने से होता है। और जब उनके पास इनकम का सोर्स नहीं होगा यानी फ्लो ऑफ मनी नहीं होगा तो उस कंडीशन के अंदर उनके द्वारा जो डिमांड है वो भी कंट्रोल होगी, और जब डिमांड कंट्रोल होगी तो सप्लाई ऑफ गुड्स और जो सर्विसेज है वो नॉर्मल है। ऐसी स्थिति के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर ओवर वैल्यूएशन। इससे पहले देखिए इन्फ्लेशन का एक जो कॉजेज है उसके अंदर अपने पढ़ा था डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। डिवैल्यूएशन का मतलब बताया था मैंने आपको कि डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी जो करेंसी है उसका जो प्राइस, उसका डिटर्मिनेशन उसकी डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अपनी जो करेंसी उसकी रेट है वो डिसाइड हो जाती है। यदि हम अपनी रेट को जो रेट है वो डिटर्मिनेट हुई है, निश्चित हुई है, उससे यदि अपन कम कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिवैल्यूएशन कहलाता है। डिवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है कि इससे अपना जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है और एक्सपोर्ट बढ़ने से अपना इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज है वो बढ़ जाता है और इससे अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है।
लेकिन यदि अपन इसका ओवर वैल्यूएशन कर दें इसके अंदर मनी का इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पे उसका डिटर्मिनेशन हुआ है, प्राइस का निर्धारित हुई है, उससे यदि अपन ज़्यादा वैल्यू अपन निर्धारित करते हैं तो उससे अपने जो आयात है वो बढ़ेंगे और जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर कंट्रोल होगा। एक्सपोर्ट पर कंट्रोल इसलिए होगा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना जो गुड्स है वो महंगा हो जाएगा, और जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज इसलिए होंगे क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज है उनका जो गुड्स है वो अपने इंडिया के अंदर महंगा बिक रहा है, ज़्यादा वैल्यू पर बिक रहा है। तो इंपोर्ट है वो इंक्रीज होगा और एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज होगा, यानी इसके अंदर दोनों ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर हैं। तो इसके अंदर ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी के द्वारा भी अपन इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट। कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो दो प्रकार के होते हैं अपने। एक तो इसके अंदर अपना है कि जो प्रोडक्टिव गुड्स है उसको बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और एक है अनप्रोडक्टिव गुड्स है जो गैर उत्पादन से संबंधित है, यानी उससे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उससे रिलेटेड है। यदि अपन इन्वेस्टमेंट को ओनली प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्वेस्ट करें या उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसी के अंदर लगाएं, और जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर दें, तो इसी स्थिति के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर प्राइस लेवल है उसके ऊपर कुछ मात्रा तक नियंत्रण लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम के द्वारा भी, अनिवार्य जमा योजनाओं के द्वारा भी अपन इसकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये अनिवार्य जमा योजनाएं कौन कौन सी हो सकती है, किस प्रकार की योजना होती है, तो इसके लिए बड़ा अपने को ज़्यादा डीपली नहीं जानना, आपका एक सब्जेक्ट है उसी के अंदर इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलती है, उसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। अपने इनकम टैक्स के अंदर देखिए पीएफ है, पेंशन है, इस प्रकार के जो फंड है वो अपने को देखने को मिलते हैं। अब ये फंड क्या करते हैं कि जो इम्प्लॉई है उसकी जो इनकम है, उसकी इनकम जितनी उसको सैलरी मिलनी है वो पूरी सैलरी उसको पे नहीं होती है, उस सैलरी का एक अमाउंट डिडक्ट करके उसके पीएफ अकाउंट में या पेंशन फंड में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट है वो इस प्रकार के जो फंड है जो पीएफ में डिपॉजिट करना है या पेंशन फंड में डिपॉजिट करना है उनको कंपलसरी कर देती है, यानी जो भी इम्प्लॉय उसको सैलरी पे करेगा उस सैलरी का एक अमाउंट है वो या तो पीएफ फंड में या पेंशन फंड में या किसी और स्पेसिफिक फंड में लगाएगा या उसका अमाउंट उसको डिपॉजिट करेगा। इससे देखिए दोनों ही कोई बेनिफिट है, जो इम्प्लॉई है उसका एक छोटा छोटा अमाउंट फ्यूचर के लिए एक फंड के रूप में उसको मिलेगा जो उसके काम आएगा रिटायरमेंट पर या सर्विस छोड़ने पर, और गवर्नमेंट है उसको बेनिफिट ये मिलता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड मिल गए और प्रेजेंट जो अपनी प्रॉब्लम है जो इन्फ्लेशन की उसको कंट्रोल कर लिया। तो एक ही पॉलिसी से, एक ही स्कीम से कई जो पक्ष है उनको फायदा मिलता है। तो इसके अंदर कंपलसरी जो डिपॉजिट स्कीम है उनके द्वारा जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर है वो अपना है 9th पॉइंट, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम फॉर इनकम टैक्स पे। जो इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं या ऐसे जो टैक्स पेयर है जिनके ऊपर टैक्स लगने के चांसेस है वो होते हैं, तो उनके लिए कुछ इसके अंदर जो डिपॉजिट स्कीम्स है उनको अपन कंपलसरी तो नहीं कह सकते लेकिन कंपलसरी इसको बनाया जा सकता है। ऐसी स्कीम है उनके अंदर अपन इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अपन देखते हैं कि आपके क्या आएगा, एक 80C का इसके अंदर डिडक्शन होता है। 80C का डिडक्शन क्या होता है? 80C का डिडक्शन ये होता है कि 80C के अंदर आप 1,50,000 तक का अगर अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो उस कंडीशन के अंदर उतनी अमाउंट पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
इस प्रकार की जो स्कीम है वो चलाकर अपने इसके जो इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी का बर्डन बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी उसको देनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन के अंदर टैक्स का पेमेंट उसको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो स्कीम है उसके अंदर अपना डिपॉजिट करके कुछ जो टैक्स लायबिलिटी है उसको कम कर सकते हैं। तो ये जो कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम है टैक्स पेयर के लिए या अदर के लिए, इस प्रकार की जो स्कीम है वो अपन चला सकते हैं। जो अपनी टैक्स पेयर से रिलेटेड जो स्कीम है वो अपनी 1974 के अंदर थी, जिसके बाद में 85 और 86 के अंदर इसको बंद कर दिया गया। अब ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अंदर टैक्स पेयर को उसमें डिपॉजिट करवाना कंपलसरी होता है। जैसे इसके अंदर कुछ टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगते हैं जिसको सेस बोलते हैं, जिसके अंदर एजुकेशन, हायर एजुकेशन सेस है। उसके बाद जैसे कृषि कल्याण सेस लगाया गया है। अभी देखिए जैसे प्रेजेंट के अंदर अपना जो ये कोरोना चल रहा है इसको कंट्रोल करने से रिलेटेड भी बता रहे हैं कि कुछ सेस वगैरह का प्रोविजन किया जाएगा इसके अंदर। इस प्रकार की जो स्कीम है इनके द्वारा अपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये सजेशन इसके अंदर कि इस प्रकार का सेस और बढ़ाया जाए जिससे अपन कुछ हेल्प मिल सके गवर्नमेंट को कंट्रोल करने से रिलेटेड। तो ये देखिए इसकी जो फीस का पॉलिसी है, इसके अंदर जो फिजिकल मेजर्स हो तो कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये राजकोषीय उपाय अपन कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ पॉइंट बड़ा अपन ने लिए, जिसके अंदर एक तो मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और सेकंड इसके अंदर बी पार्ट था अपना फिजिकल मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, वो अपन इसके अंदर कंप्लीट किए। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास है मैडम, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका जो नेक्स्ट मेजर्स है वो अपन लेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर अदर मेजर्स और कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है कि जो अपना इन्फ्लेशन है, मुद्रा प्रसार है, उसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से मेजर्स या कौन कौन से उपाय हैं। तो इसके अंदर अपने दो पार्ट है वो कंप्लीट किए। पहला तो इसके अंदर था अपना मॉनेटरी और दूसरा फिजिकल, और नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो थर्ड मेजर्स है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़ा इसको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास के लिए ओके।